हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिव अड्डा। और आज हम चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स के गति का तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम त्वरण और उसके प्रकार और फिर गति के समीकरण का सत्यापन, गति के समीकरण देखेंगे और उसको प्रूफ भी करने वाले हैं आज हम जनरल मेथड से। इसको तो हम दो मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, एक जनरल मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। तो दूसरा मेथड जो होगा ग्राफ वाला, उसको हम ग्राफ पढ़ने के बाद फिर प्रूफ करेंगे। अभी हम सामान्य मेथड से उसको हम प्रूफ करने वाले हैं। अब तक हमने दो लेक्चर में दूरी विस्थापन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, चाल, वेग और उनके प्रकार को देखा है। आज हम स्टार्ट करते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में, जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है, तो कोई भी गतिशील वस्तु समय के साथ उसका वेग या जो भी हो चाल बदलता है, उसका वेग या चाल बदलता है। और उसी समय के साथ जो चाल का या वेग का परिवर्तन होता है वही बोला जाता है त्वरण। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एकांक समय में वेग परिवर्तन, एकांक समय में वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। एकांक समय में वेग परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। एकांक समय में वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है, या फिर वेग परिवर्तन की दर, या फिर वेग परिवर्तन की दर त्वरण कही जाती है, त्वरण होती है। वेग परिवर्तन का मतलब क्या होगा और एकांक समय में वेग परिवर्तन का मतलब क्या होगा? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा था और उसने 6 सेकंड में अपनी वेलोसिटी या अपना वेग 24 मीटर पर सेकंड कर लिया। जीरो से शुरू किया अपने आप को चलाना उसने। पहले सेकंड में कुछ स्पीड बढ़ाई, दूसरे में कुछ बढ़ाई, तीसरे में कुछ बढ़ाई, चौथे में, पांचवें में, और ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते छठवें सेकंड में उसने अपनी स्पीड को कितना कर लिया? 24 मीटर पर सेकंड कर लिया। तो अगर ये अपनी स्पीड को ऐसे बढ़ाता जा रहा, तो और हम मान रहे हैं कि ये एक समान रूप से अपने आप को बढ़ा रहा है, तो इन दैट केस बताइए एक सेकंड में अपनी स्पीड कितना बढ़ाया होगा? तो एक सेकंड में कितना? 24/6, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि उसकी स्पीड एक सेकंड में कितनी बढ़ी होगी? 4 मीटर पर सेकंड। जीरो से कितना हो गया होगा? 4 मीटर पर सेकंड। और एकांक समय का मतलब ही होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, एकांक समय का मतलब या तो 1 सेकंड, या तो 1 मिनट, या तो 1 घंटा, जो भी कह लीजिए आप। तो इन दैट केस एक सेकंड में उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा ली? 4 मीटर पर सेकंड बढ़ा ली। तो हम ये बोलेंगे कि इस वस्तु में जो वेग परिवर्तन की दर है, मतलब पर सेकंड जो वेग बदल रहा है, वो कितना है? 4 मीटर पर सेकंड का है। इस नाते वस्तु का जो त्वरण है क्या बोला जाएगा इस केस में? 4 मीटर पर सेकंड। तो वस्तु ने, गतिशील वस्तु ने एक सेकंड में अपने वेग में कितना परिवर्तन कर लिया, उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये हो गया त्वरण की परिभाषा। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में समझते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट जो किसी वेग u से चल रहा था, u इसका क्या बोलेंगे? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, u को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, जो कि उसका शुरुआत में वेग होता है। और वो चलता चला गया और कुछ समय के बाद कुछ दूर जाके, सपोज ये a पॉइंट से चला और कुछ दूर d दूर गया और किसी पॉइंट b पे पहुंच गया। अब b पॉइंट पे जैसे ही वो पहुंचा, इसका वेग कितना हो गया? v हो गया। इसका वेग कितना हो गया? v हो गया। और यहाँ से जाने का समय कितना लगा? तो t सेकेंड। तो t सेकेंड में वो d दूरी तय करके, t सेकेंड में d दूरी तय करके उसने अपना वेग कितना बदल लिया? u से v कर लिया। और v क्या बोला जाएगा इसका? v बोला जाएगा इसका अंतिम वेग। तो बताइए इस केस में त्वरण क्या बनेगा? त्वरण फॉर्मूला है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। वेग का परिवर्तन कितना होगा? u से गया v, तो परिवर्तन कितना होगा? सपोज पहले 2 था, बाद में 5 हो गया। परिवर्तन कितना होगा? 2 से 5 होने का मतलब
3 का परिवर्तन निकालते कैसे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाने पे पता चल जाएगा कि वो बदला कितना। तो वेग परिवर्तन वाली जगह पे हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन, यहाँ से तक का समय कितना लगा, तो पहले शून्य समय से चलना शुरू किया और यहाँ पे समय कितना t सेकेंड, तो v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से हमने ये देखा कि त्वरण का फॉर्मूला बना वेग परिवर्तन बटे समय, या फिर त्वरण का फॉर्मूला बना e इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t क्या है, समय। अब बात करते हैं ये राशि कैसी है, तो ये है सदिश राशि, क्योंकि जब भी हम त्वरण की बात करेंगे तो हम इसके आंकिक मान की और इसके दिशा दोनों की बात हम करते हैं। तो ये हो गया सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे हम, त्वरण, राशि, सदिश और मात्रक इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बेसिक त्वरण का कॉन्सेप्ट। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर निकालने का फॉर्मूला, वेग परिवर्तन बटे समय, या फिर v माइनस यू बाई टी, और ये होती है एक सदिश राशि, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम बात करेंगे त्वरण के प्रकार की। चलिए, वीडियो पॉज हो गया था गलती से, चलिए फिर समझते हैं। तो त्वरण के फॉर्मूले में a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय होता है, और a क्या है, त्वरण का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। त्वरण को a से प्रदर्शित हम करते हैं, मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं त्वरण के प्रकार की। त्वरण के प्रकार दो तरह से होते हैं, एक समान और असमान। कैसे ये बनते हैं जरा देखते हैं। हमने माना कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। तो किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी गतिशील वस्तु ने 1 सेकंड में अपना वेग कितना बढ़ाया, 2 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में उसने अपना वेग कितना बढ़ाया, 2 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे सेकंड में उसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो दूसरे सेकंड में भी वो अपना वेग 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ाए, पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन, दूसरे सेकंड में वो अपना वेग 3, 4, 5 या 1 कुछ भी कर ले, बदल ले, मतलब इसके अलावा कुछ और बना ले। तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि त्वरण दो प्रकार का होता है। अगर पहले सेकंड में भी उतना और दूसरा सेकंड में और तीसरे में, और हर बार जैसे आगे जा रहा है, अगर वो बराबर बराबर अपना वेग परिवर्तन करता है तो उसको बोलते हैं एक समान। तो लिखेंगे डेफिनेशन, यदि वस्तु समान समांतराल में समान वेग परिवर्तन करे, यदि वस्तु समान समांतराल में समान वेग परिवर्तन करता है, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि उसका त्वरण कैसा है, एक समान त्वरण। और अगर यदि वस्तु समान समांतराल में अलग अलग वेग परिवर्तन करे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, असमान। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इस समान वाले का बनेगा और एक बनाते हैं असमान वाले का। चलिए, यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी, यहाँ लिखते हैं टाइम, यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी, यहाँ लिखते हैं टाइम। यहाँ लिखेंगे समान वाले का और यहाँ हम लिखेंगे असमान वाले को। समान वाले केस में हमने कहा कि सपोज मान लीजिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। मान लीजिए 2 सेकंड में उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 6 मीटर पर सेकंड, तो फिर 2 सेकंड में और कितना बढ़ाना चाहिए, 6, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। फिर 2 सेकंड और बढ़ा 6 सेकंड, तो 6 और बढ़ानी चाहिए, तो कितना हो गया, 18। फिर 2 सेकंड और बढ़ा तो 6 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24। अब हम किसी भी केस में देखें तो त्वरण का मान जो आएगा, देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले 0 से चला था, 0 से 6 बनाया कितने समय में, 2 सेकंड में, तो परिवर्तन होगा कितना, 6 माइनस 0/2, तो 6/2, मतलब वेग परिवर्तन होगा 6, समय लगा कितना, 2 सेकंड। तो आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले केस में। दूसरे केस में देख लीजिए, फिर 6 से कितना गया, 12, तो परिवर्तन कितना होगा, 12 माइनस 6 दैट इज 6 अपॉन समय 2 से कितना गया, 4, समय का परिवर्तन हुआ कितना, 2 से 4 गया तो कितना बना, 2 सेकंड बना, तो भाई 6/2, फिर कितना है, 6/2 मतलब 3 मीटर पर। तो हर समय अंतराल में, यहाँ पे देखिए 18/6, तो 18 माइनस 12 दैट इज अगेन 6 अपॉन 6 माइनस 4 2, तो यहाँ कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। हर समय अंतराल में ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जो वेग है वो समान समान बढ़ रहा है, तो ऐसी गति क्या बोली जाएगी ऐसा त्वरण क्या बोला जाएगा, एक समान त्वरण। अब बात करते हैं असमान त्वरण की। समय समांतराल से 2006-8। अब बात करते हैं वेग की, 6, 10, 16 और 32, 6, 10, 16 और 32। चलिए
हम निकालते हैं तो पहले वाले केस में तो 0 से बढ़ाया पहले 6 और समय बढ़ाया 0 से 2 तो अंतर आया 6/2 मतलब आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले वाले केस में। लेकिन क्या देखते हैं दूसरे वाले केस में भी 6 बढ़ाया, अब 6 से हुआ ये कितना 4 तो अंतर आया 10 - 6 कितना हो 10, 6 से 10 हुआ ना तो अंतर कितना है 10 में 6 है 4। तो वेग बढ़ाया है 4 का और टाइम कितना लगाया है 2 सेकंड, तो 4/2 का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बदल गया, वेग परिवर्तन अलग हो गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं दूसरा 10 से बनाया कितना 16 तो वेग परिवर्तन हुआ 6/4 से बनाया कितना 6 वेग परिवर्तन हुआ सॉरी समय का परिवर्तन हुआ 2 कैंसिल हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर लास्ट बार 16 से कितना बनाया 32 तो वेग का परिवर्तन 32 - 16 तो 16/, समय कितना 6 से गया 8 समय का परिवर्तन 2 सेकंड आगे ना तो 2 सेकंड दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका त्वरण अलग अलग किस्म, पहले 3 आया फिर 2 आया फिर 3 आया फिर 2 आया। हम देख रहे हैं इस केस में हर बार 3 3 3 आ रहा था तो ऐसा त्वरण क्या बोला जाएगा एक समान त्वरण, और जब समान अंतराल में अलग अलग वेग परिवर्तन करेगा तो त्वरण का मान हर बार अलग आएगा तो उसको बोलते हैं असमान त्वरण। तो ये हो गए त्वरण के प्रकार। अब हम बात करते हैं त्वरण के आगे में कुछ और बातें। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं त्वरण के बारे में कुछ और बातें। जैसे हमने देखा फॉर्मूला त्वरण का A = V - U/T मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या होता है मात्रक होता है, जहाँ पे V अंतिम वेग और U प्रारंभिक वेग होता है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम त्वरण को 3 पार्ट में बांटेंगे, जरा देखते हैं कौन कौन सा। पहला होगा धनात्मक त्वरण, दूसरा होगा ऋणात्मक त्वरण और तीसरा होगा शून्य त्वरण। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। देखिए धनात्मक त्वरण का मतलब जो त्वरण का मान है वो पॉजिटिव आए मतलब धनात्मक आए। अब ये होगा कब, ए का यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से ए धनात्मक कब बनेगा, देखिए यहाँ पे कुछ माइनस हुआ है V - U, इसको हम घटाएं और हमें कोई धनात्मक मान प्राप्त हो, ऐसा तभी हो सकता है जब पहली वाली वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि हमको पता है कि अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो प्लस का आंसर आता है, लेकिन अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो आंसर कैसा आ जाता है ऋणात्मक आ जाता है। तो ए को धनात्मक मतलब इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे मान को धनात्मक होने के लिए V को बड़ा होना होगा U से। तो हमने पहली शर्त क्या देखी कि यदि V > U यानी कि अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से ज्यादा हो। यदि अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से ज्यादा होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो पहले 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था जो कि इसका u हो गया, और बाद में 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगा जो कि इसका क्या हो गया v हो गया, तो उसने अपने वेग को क्या कर लिया बढ़ा लिया। अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से ज़्यादा हो मीन्स यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो उस केस में त्वरण क्या होता है धनात्मक त्वरण कहलाता है। पहली बात ये होगी धनात्मक त्वरण क्या होता है, तो धनात्मक त्वरण मतलब जब v > U तो उसी फॉर्मूले से हम त्वरण को क्या कहते हैं धनात्मक त्वरण। इस केस में वस्तु का वेग क्या होता है कंटिन्यू लगातार बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं ऋणात्मक त्वरण की। इसमें a का मान क्या आना चाहिए ऋणात्मक, a का मान आना चाहिए ऋणात्मक। ऐसा कब होगा भाई, अगर v छोटा हो जाए और u बड़ा हो जाए, क्योंकि छोटे में से बड़े को घटाते तो आंसर क्या आता है माइनस। यानी कि यदि v > U यानी कि अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से कम हो, अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से कम हो मीन्स वेग घट रहा हो। तो जब वेग घटता है तो फिर त्वरण कैसा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ए कैसा आ जाएगा ऋणात्मक, ये आ गया ऋणात्मक। अब तीसरी बात करते हैं शून्य त्वरण की।
त्वरण शून्य कब होगा? अब फिर यही त्वरण का फॉर्मूला, ये शून्य कब होगा? अगर v और u दोनों बराबर हो जाए। यदि v बराबर क्या हो जाए? u, तो अगर दो बराबर, जैसे मान लीजिए ये भी 2 हो और ये भी 2 हो, तो 2 में से 2 गया तो 0। यानी अगर v बराबर u होता है तो a क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब यदि वस्तु का वेग, देखिए प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दोनों बराबर, मतलब बदल ही नहीं रहा ना। यदि वस्तु का वेग अपरिवर्तित रहे, वस्तु का वेग अपरिवर्तित रहे तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब वेग न घटे और न बढ़े, तो उस केस में त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और जब वेग बढ़ता है तो त्वरण कैसा हो जाता है? धनात्मक। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कार थी, वो पहले 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 6 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड से, 8 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से, ये अपनी वेग को लगातार बढ़ा रहा है। देखिए जैसे समय बढ़ रहा है वेग को बढ़ा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इसका त्वरण कैसा है? धनात्मक त्वरण। लेकिन ऋणात्मक वाले केस में क्या होगा? मान लीजिए कार पहले से किसी स्पीड से चल रही थी और उसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी। यानी फाइनल स्पीड जो v होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, कम होगा, और कम होते होते फाइनली क्या हो जाएगा? 0 होगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो ये कौन सी स्थिति होती है? मंदन की स्थिति होती है। मतलब जब भी कोई चीज़ अपने आप को स्लो डाउन करती है, धीरे करती है, तो वो स्थिति क्या बोली जाती है? मंदन की स्थिति। जब वेग घटता है तो उसे क्या बोला जाता है? मंदन की स्थिति कहलाता है वो। क्लियर? तो ये हो गया त्वरण और उसके प्रकार। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं गति के समीकरण के। चलिए अब हम इस मंदन वाले पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एक कार जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, अचानक दुविधा के कारण उसे ब्रेक लगाया, उसने कार ने ब्रेक लगाया और कार 4 सेकंड में रुक जाती है। यदि कार का वेग एक समान रूप से घटता है, मतलब घटना शुरू और घटते घटते कार रुक गई, एक समान रूप से घटता है, तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझते हैं। एक कार है जो पहले किस वेग से चल रहा था? u बराबर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अब सडनली उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो इसने इसको देखा और ब्रेक लगाना शुरू किया, और ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के 4 सेकंड के बाद कार यहाँ जाके रुक गई। तो कह रहा बताइए ब्रेक ने कितना मंदन उत्पन्न किया? क्योंकि ब्रेक की वजह से गाड़ी रुकी, तो ब्रेक ने कितना मंदन उत्पन्न किया होगा? अब देखो u, यहाँ पे u हमने लिख दिया प्रारंभिक वेग, क्योंकि हमने जब कार को देखा तो कार की गति कितनी थी? या 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसके पास थी। और जब उसने ब्रेक लगाया तो अंतिम वेग क्या हो गया उसका? फाइनली गाड़ी रुक गई ना, तो अंतिम वेग रुकने की वजह से क्या मान लेंगे हम? शून्य हो गया वो। अब देखो वेग 54 से कितना हो गया? शून्य। मतलब वेग घट रहा है, और वेग घटेगा तो क्या होगा? मंदन होगा। तो वही पूछ रहे हैं ब्रेक ने कितना मंदन लगाया होगा। अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में तो हमको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करते हैं हम। 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी प्रारंभिक वेग कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड। v कितना हो गया? शून्य। और समय कितना लगा है? 4 सेकंड। तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन, तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन कितना होगा भाई? ये मंदन, तो a इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। v कितना? 0, u कितना? 15 और t कितना? 4 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -15/4 या फिर लगभग इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा लगभग 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 5 ज़ा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन हमको बता रहा है कि ये क्या है? मंदन। माइनस साइन क्या बता रहा है हमको? कि ये माइनस साइन क्या बता रहा है? कि ये मंदन है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लगा लिया मंदन के ऊपर। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं गति के समीकरण के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं गति के समीकरण की। गति के समीकरण कुछ खास बात इसके बारे में बता देते हैं। गति के समीकरण जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, याद होगा गतिकी। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि गतिकी क्या होती है?
तो हम गतिकी वाली मैकेनिक्स यांत्रिकी की गतिकी वाली ब्रांच शाखा पढ़ रहे हैं। तो गतिकी के जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं, गतिकी के जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न इन्हीं सूत्रों की या इन्हीं समीकरण की सहायता से हल होते हैं। सारे के सारे प्रश्न 3 गति के समीकरण होते हैं, जिनमें एक v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण होते हैं। अब बात करते हैं इन्हें प्रूफ। तो प्रूफ करने की 2 मेथड है, एक है सामान्य विधि और दूसरी है ग्राफ से, ग्राफीय विधि से। तो अभी हम सामान्य विधि से प्रूफ करेंगे, ग्राफ जब पढ़ने के मतलब ग्राफ पढ़ लेंगे तो ग्राफीय विधि से भी इसका प्रूफ करेंगे। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि इस समीकरण में कौन कौन सी चीज़ क्या है। जैसे u को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, u को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, जिस वेग से कोई वस्तु पहले हमको चलती हुई दिखी। v को हम कहते हैं अंतिम वेग, v है अंतिम वेग, t है समय, a है त्वरण और s है विस्थापन, s है विस्थापन। तो ये 5 टर्म्स हो गए। अब इनमें से हमें कुछ भी कैलकुलेट करना हो, इनमें से कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो इन समीकरण का हेल्प लेते हैं हम। इन समीकरण की सहायता से हम इनमें से कुछ भी हम चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जिसने O पॉइंट से चलना शुरू किया और जब वो चला तो उसकी स्पीड थी, प्रारंभिक वेग कितना था u। उसने t सेकंड तक वो चला, t सेकंड में s दूरी तय किया, t समय तक चला और s दूरी तय किया और किसी पॉइंट a तक गया वो, और a पॉइंट पे उसका वेग कितना था v था। उसका वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस स्थिति में और हम एक चीज़ और मानेंगे कि इस स्थिति में इस वस्तु का जो त्वरण है वो क्या है, एक फिक्स मान है। त्वरण जो है वो एक समान रूप से, शून्य नहीं है त्वरण के पास कुछ मान है वो नियत है। जितना भी त्वरण होगा, त्वरण का मान, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी उसका मान होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड वस्तु की गति 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। अगर त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकेंड है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि हर सेकेंड वस्तु की गति कितनी बढ़ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर त्वरण का मान 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकेंड वस्तु की गति कितनी बढ़ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हर सेकेंड वस्तु की जो गति होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। त्वरण का ही मतलब ये होता है कि वस्तु में जो वेग परिवर्तन है वो हर सेकेंड कितना हो रहा। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि u वेग से चलता हुआ वस्तु जिसका त्वरण a था, t समय में s दूरी चला और उसका वेग कितना हो गया v। अब इसका यूज़ करके बाकी के समीकरण को प्रूफ कर लेंगे। चलिए हम पहला वाला समीकरण प्रूफ करते हैं। पहला हम v बराबर u प्लस ए टी, ये कब हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ हम तब करते हैं जब हमको वेग निकालना होता है, अंतिम वेग। कब, t समय के बाद। देखिए हम एरो लगा के दिखा दे रहे हैं, जब अंतिम वेग निकालना हो t समय के बाद। मतलब अगर कोई वस्तु किसी स्पीड से चल रहा था, उसके पास कुछ त्वरण था, तो 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद उसका नया वाला वेग क्या होगा, क्योंकि उसके पास त्वरण है तो त्वरण का काम होता है वेग को बढ़ाना, तो त्वरण है तो वेग वो बढ़ाएगा, तो कुछ समय के बाद उसका नया वेग कितना हो जाएगा ये हमें पता लगाना होता है। चलिए इसको हम पहले प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है इसका। छोटा सा प्रूफ क्या है भाई, प्रूफ है हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अगर यहाँ पे हम बोलें कि त्वरण का मान कितना होगा, त्वरण का मान वही होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो वेग परिवर्तन बटे समय। अब इस t से हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो t आ गया a के पास, तो a इंटू टी इक्वल्स टू उधर बच गया v माइनस यू, तो a इंटू टी बराबर v माइनस यू, और ये माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू हो जाएगा, और यहाँ पे v को वैसे ही रहने देते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका गति का पहला समीकरण हो गया, v बराबर u प्लस ए टी, जो कि तो हम कहाँ से निकालते हैं, त्वरण के फॉर्मूले से। त्वरण के फॉर्मूले को बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गति का पहला समीकरण हमको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं गति के दूसरे समीकरण की, इसको प्रूफ करते हैं। चलिए हमने गति का पहला समीकरण देख लिया,
v बराबर u प्लस ए टी। इसको प्रूव भी कर लिया त्वरण के फॉर्मूले से। अब हमको दूसरा समीकरण प्रूव करना है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसके लिए हमें दो चीज़ जाननी होगी। सबसे पहली चीज़ को हमको एक फॉर्मूला पता है, औसत वेग का फॉर्मूला। औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। पहला फॉर्मूला ये होता है। और औसत वेग का एक और फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले हमने आपको वेग वाले दूसरे लेक्चर में समझाया था कि औसत वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, और या फिर u प्लस वी बाई 2। हमें आप एक बात बताइए, इस फॉर्मूले में देखिए, इस फिगर में जो वस्तु u वेग से चल रहा था O पॉइंट से और A पॉइंट तक पहुंचा, तो इस पॉइंट पे इसका वेग कितना बताया था हमने, v। इसका त्वरण कितना बताए थे, a। समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने का, t। कुल दूरी कितनी तय किया, यस। तो अगर इस फिगर के हिसाब से हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, औसत वेग बराबर कुल दूरी कितनी, यस, अपॉन t बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2। इस चीज़ को यहाँ फिट कर दिया हमने। तो कुल दूरी s चला है, कुल समय कितना लगा है t, और या फिर वो इसके किसके इक्वल होगा, u प्लस वी बाई 2 के इक्वल। औसत वेग का फॉर्मूला u प्लस वी बाई 2 के इक्वल। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, आ जाइए समीकरण 1 से क्या हमको पता है, समीकरण 1 से क्या पता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब जब फर्स्ट प्रूफ कर गया है, अब यही मान यहाँ रखते हैं, तो s अपॉन टी बराबर u प्लस v की जगह पे क्या रख देंगे, u प्लस ए टी अपॉन 2। चलिए u प्लस u 2u प्लस ए टी अपॉन 2। अब इस 2 को हम दोनों के साथ बांट देते हैं, तो 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, s अपॉन टी। आगे देखते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं हम, आगे लिख सकते हैं s अपॉन टी इज इक्वल्स टू, यहाँ बस बच गया u, तो u प्लस यहाँ बचा 1/2 आगे कर लिया और लिख दिया 80 अपॉन 2 को ऐसे हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ से जो टर्म है नीचे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो मिलेगा हमको s इज इक्वल्स टू टी यू प्लस 1/2 80, और ये t दोनों में मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो मिलेगा क्या हमको, s इज इक्वल्स टू u इंटू टी, तो यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। ये आपको दूसरा समीकरण प्रूफ हो गया। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दूसरा समीकरण कब यूज करते हैं हम, दूसरा समीकरण हम यूज करते हैं जब हमको दूरी निकालनी हो कुछ समय के बाद, कि वस्तु ने कुछ समय के बाद कितनी दूरी तय कर ली होगी। तीसरा समीकरण हम किस लिए निकालते हैं, जब हमें वेग पता करना हो कुछ दूर जाने के बाद, कि इस दूरी पर वेग क्या होगा। तो कुछ दूर जाने के बाद जब वेग पता करना हो तो हम तीसरा समीकरण यूज़ करते हैं। जब हम उसको न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, और कैसे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के, क्वेश्चन की भाषा को देख के समझ पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। चलिए तीसरा समीकरण हमको प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। क्या तो कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ से हम ए टी को रोक लेते हैं, तो ए टी बराबर u इधर आ गया तो बचेगा v माइनस यू, और यहाँ से t को रोक लेते हैं तो t बराबर आएगा v माइनस यू अपॉन ए। समीकरण 1, ये पहला समीकरण हो गया। एक चीज़ और हम जानते हैं, गति का दूसरा समीकरण। हाँ, तीसरे समीकरण को प्रूफ करने के लिए हम गति के दोनों समीकरण का यूज़ करते हैं। एक और मेथड भी है इसको प्रूफ करने का, लेकिन हमें ये इजी लगता है। तो हम जानते हैं क्या कि s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, समीकरण 2। अब हम यहाँ से जो t का मान निकाले हैं इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए भाई रखते हैं। सो s इज इक्वल्स टू u, t की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 a
और टी की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। u का मल्टीप्लिकेशन अंदर कराते हैं तो यू वी माइनस u का u में मल्टीप्लाई तो यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 और इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैंने दोनों पे ऊपर अलग अलग बांट दिया। यहाँ ए से ये ए कैंसिल, सो हमारे पास क्या बचा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ एक ए बचा है 2 बचा है तो 2 ए, एक ए बचा है और 2 बचा है तो 2 ए। क्लियर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमारे पास है s, तो s बराबर हम बीच में प्लस है तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो a और 2a का एलसीएम आ गया 2a, 2a का एलसीएम आ गया a और 2a का एलसीएम 2a। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो a से कैंसिल बच जाएगा 2 और यही 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो आएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। ये एलसीएम के बाद पहला टर्म सॉल्व हो गया। प्लस है बीच में तो प्लस और यहाँ 2a से पूरा 2a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करते हैं 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब हमको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये a और ये b, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर मतलब पहले b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब u का स्क्वायर माइनस 2ab, ab की जगह मतलब u और v आ गया। क्लियर। चलिए अपॉन 2a, देखिए ये 2uv प्लस में और ये 2uv माइनस में कैंसिल आउट तो s बराबर, अब देखिए ये 2u स्क्वायर माइनस में, ये 2u स्क्वायर प्लस में, तो u स्क्वायर एक समान टर्म है, इसमें एक समान राशियाँ हैं तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा और 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर घटेगा तो आएगा माइनस u स्क्वायर। प्लस का v स्क्वायर बचा है तो प्लस का v स्क्वायर अपॉन 2a, इस 2a से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर 2a। यस, अब ये माइनस वाला u स्क्वायर फिर इधर भेजते हैं तो v स्क्वायर बराबर माइनस उधर गया तो प्लस, तो u स्क्वायर प्लस 2a। यस, ये आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि गति के 3 समीकरण होते हैं, तीनों समीकरण के अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग इनका उपयोग होता है और ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए। इसको हम अभी जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो हमको इजीली समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें किस केस में यूज़ करना होता है, क्या होता है प्रारंभिक वेग, क्या होता है अंतिम वेग। ठीक, अभी हमने गति के समीकरण के तीनों समीकरणों को सामान्य विधि से प्रूफ कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक पूरा क्लास इसके न्यूमेरिकल्स पे रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम फिर ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।